इनकम टैक्स सेव करने का सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वो होता है सर कैश में पेमेंट रिसीव करना। अगर हम बात करते हैं रेंट की, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है और आपने एक नॉमिनल अमाउंट का रेंट एग्रीमेंट बनवाया है और ऊपर का जो पैसा होता है वो आप कैश में रिसीव कर रहे हैं, क्या ऐसे केसेस में इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आने के चांसेस हैं या फिर नहीं है? सर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हाउस प्रॉपर्टी इनकम को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या अभी तक हम गलत कैलकुलेट करते थे या फिर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में हम गलत तरीके से शो करते थे, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सर हमारे पास में प्रॉपर्टी कितनी है। अगर आपके पास में दो प्रॉपर्टी है और दोनों प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पर नहीं दे रखी है तो वो आपकी कोई भी इनकम नहीं मानी जाएगी, यानी कि वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है, जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपकी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। दैट मींस कि अगर उसको आपने रेंट पर दिया है या फिर नहीं दिया है, फिर भी उस पर आपको एज ए इनकम मानते हुए आपको उस पर इनकम टैक्स पे करना होगा और एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानना होगा। ये तो बात होती है कि सर डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी की। लेकिन एक्चुअल में सर हमने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है और फॉर एग्जांपल आपका जो रेंट है वो है सर 25,000 पर मंथ, लेकिन आप क्या करते हैं सर 10,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो ऑन अकाउंट लेते हैं, यानी कि बैंक में लेते हैं, और ऊपर का जो 15,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो आप सामने वाली पार्टी से कैश में रिसीव कर रहे हैं और आपने रेंट एग्रीमेंट भी बनवाया सर 10,000 रुपीज का। सर ऐसे केसेस में क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी पता नहीं चलेगा? चलिए देखते हैं कि किस तरह से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किया जाता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करने के लिए हमको टोटल 6 स्टेप को कवर करना होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि सर आपकी जो भी प्रॉपर्टी है जिस म्युनिसिपल एरिया में है उसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, यानी कि जो भी रेंट पर जाता है उसकी एज पर म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू आपकी यहां पर आएगी। इसके बाद आता है सर फेयर रेंट, कि आपने ये जो प्रॉपर्टी है उसका आसपास की जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका फेयर रेंट कितना है, उसका फेयर रेंट कितना है, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि सर जो भी प्रॉपर्टी आपने यहां पर दी है आपके पड़ोसी उस प्रॉपर्टी को कितने पे रेंट पे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि सर आपके पास में एक फ्लैट था, वो फ्लैट उन्होंने 22,000 रुपीज में रेंट पर दिया और आप उसका रेंट कितना दे रहे हो सर 10,000 रुपीज, तो ये वाला रेंट अपन यहां पर मानेंगे कि सर फेयर रेंट कितना है। इस दोनों में से जो भी हायर होगा वो अमाउंट आपके यहां पर आएगा। इसके बाद जो ऑप्शंस आता है, यानी कि 4 जो आपकी स्टेप आती है वो आती है सर स्टैंडर्ड रेंट। रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से उस एरिया के क्या रेंट अमाउंट है, कितने में ये प्रॉपर्टी रेंट पर जाने चाहिए, वो अमाउंट आपके यहां पर आएगा। और इन दोनों में से 3 और 4 में से जो लोअर होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा। अब आती है बात एक्चुअल रेंट की, कि आपने एक्चुअल में कितना रेंट रिसीव किया है, बैंक से रिसीव किया है या फिर आप कैश में। कैश में तो आप दिखाना ही नहीं चाहते, तो कितना रेंट आपने रिसीव किया है, विच एवर इज हायर, whichever is higher will be income of house property, whichever is higher। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के। फॉर एग्जांपल 25-26 की बात करते हैं। 25-26 में जो प्रॉपर्टी हमने रेंट पर दी उसकी म्युनिसिपल वैल्यू जी थी वो थी सर 80,000 रुपीज, और वहां का जो फेयर रेंट था, यानी कि आसपास के जो लोग उसको उनकी प्रॉपर्टी जो रेंट पर दे रहे थे वो दे रहे थे सर पूरे साल में 90,000 रुपीज की। अब इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है सर 90,000, तो 90,000 आपका हायर ऑफ 1 और 2। इसके बाद माना जाता है सर स्टैंडर्ड रेंट। रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से वहां का जो रेंट था वो था सर 75,000 रुपीज। तो हमने इन दोनों में से जो लोअर था वो कैलकुलेट कर लिया और यहां पर मान लिया सर 75,000 रुपीज। अब सर आपने एक्चुअल रेंट कितना रिसीव किया है 72,000 रुपीज, लेकिन आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी, हायर ऑफ 5 और 6 75,000 रुपीज। यानी कि इन दोनों के बीच में
जो हाईएस्ट होगा वो आपकी इनकम मानी जाएगी, यानी कि 75,000 रुपीज इज योर इनकम। तो अब यहां पर सर इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता कि आपने प्रॉपर्टी कितने में रेंट पर दे रखी है और कितना अमाउंट आप बैंक में रिसीव कर रहे हो और कितना अमाउंट आप कैश में रिसीव कर रहे हो। अगर आपने प्रॉपर तरीके से रेंट एग्रीमेंट करवाया है, सामने वाला पर्सन उसका एचआरए का अगर कोई डिडक्शंस ले रहा है, वहां पर आपका पेन नंबर इंटर कर रहा है, अगर वो पेन नंबर आपके पेन नंबर यानी कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से अगर वो मैच करने जाएंगे और अगर मैच नहीं होगा तब जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक होगा कहीं आप टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की केसेस में अभी तक तो नॉर्मली लोग क्या करते हुए आ रहे हैं सर, अभी तक लोग करते हुए आ रहे हैं कि सर जितनी इनकम हमारी एक्चुअल में आ रही है यानी कि हमारी जो बैंक में आ रही है वो इनकम हम क्या करते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करते हैं और उसके हिसाब से हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन अब सर आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी पर्सन का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तब आपको इन 7 स्टेप को आपको कंसीडर करते हुए आपको इसका इनकम कैलकुलेट करना है। अदरवाइज होगा क्या सर, अदरवाइज होगा कि सर बाद में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर इसको चेक करेगा, आपने सर फेयर रेंट तो इतना है, स्टैंडर्ड रेंट तो इतना है और आप ले रहे हो सर 5,000 रुपया, क्या आपने किसी पर्सन अपने रिलेटिव को दे रखा है, चाहे अपने रिलेटिव को दे रखा है या किसी भी पर्सन को दे रखा है। लेकिन जो इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो हाउस प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन आपके इसी स्टेप के आधार पर होगा। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि सर अगर आप कोई भी इनकम चाहे कैश में ले रहे हो चाहे बैंक में ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेशन इसी स्टेप के हिसाब से करना है। तो टैक्स की चोरी नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से इनकम शो करें और फ्यूचर में आराम से चैन की नींद सोए। अदरवाइज अगर थोड़ी सी भी टैक्स की चोरी आपने की और इनकम टैक्स के असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस भेजेंगे, फिर आपके ऊपर बर्डन आएगा, आप टेंशन में आ जाएंगे, फिर आपको लेट फीस, पेनल्टीज, बहुत सारे इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें फिर आपके साथ में जुड़ जाएगी। इससे बेटर यह है कि थोड़ा सा टैक्स सेविंग के चक्कर में इस तरह की चीजें आप ना करें और सिंपल जो प्रोसीजर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है उसको फॉलो करते हुए आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। आई होप इस लेक्चर से आपको ये तो समझ में आ गया कि सर अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं और उस रेंट की इनकम अगर हम कैश में ले रहे हैं तो उससे केसेस में, ऐसे केसेस में भी आप इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी इनकम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।